दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीमान भास्कर। आपको यूपी टेट नवंबर 2011 में जो उच्च स्तर प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा हुई थी 6 to 8 के लिए, उसकी हल सहित व्याख्या लाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का बेहतर है क्योंकि यह पहला ऑप्शन है बच्चों के आत्मविश्वास का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम को सरल बनाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में जो सीखने का मौका मिलता है वो अच्छा मिलता है। वो मातृभाषा में ही अपना बेहतर समझते हैं और अपने आस पास के जो वातावरण से है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि श्यामपट्ट पर जो लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय लेखन में जो है स्पष्टता होनी चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा तो बच्चा कोई भी इसको सही ढंग से पढ़ लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र देर से आता है तो उसे क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है उसे दंड देंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये सही है। ये ऑप्शन जो है आपका सही है, कारण जानने की कि बच्चा क्यों लेट आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे हम पहले, उसके बाद उसको हम कोई प्रावधान करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, यानी कि किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। इसको थोड़ा जूम कर लिया, कट करते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं। चलिए अब सही है। हाँ, यानी कि चौथा नंबर देख रहे थे हम कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, यानी कि आप विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है चुने गए अध्ययन द्वारा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। अगर प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा आप विद्यार्थी को प्रेरित करेंगे तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है आपका कि विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रासंगिक अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। यहाँ प्रासंगिक अध्ययन का तात्पर्य ऐसे अधिगम से है जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो और उनके भविष्य में उपयोगी हो। जब शिक्षक विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थी अधिगम में रुचि लेते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या उद्देश्य होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दिया है कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। व्यवसाय के लिए तो हम एकदम नहीं करेंगे कि उसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास करेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता भी नहीं करनी है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना है, एकदम नहीं।
और चौथा ऑप्शन आपका लास्ट वाला दिया है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यही उद्देश्य होना चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहारों को कीचिंग परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों में अवांछनीय व्यवहारों को कीचिंत करने परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी पद्धति है। तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, यानी कि विद्यार्थी के कारण क्या हो सकते हैं और उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आप शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? यानी कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत है। धन्यवाद देंगे, यानी कि उन्हें धन्यवाद देंगे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हम विद्यार्थियों को क्या करेंगे? सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 8 है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, यानी कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है, पद्धति असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है। नहीं, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन डी की व्यक्तिगत असफलता है, यानी कि वह जब कोई विद्यार्थी अगर असफल होगा तो वह उसकी व्यक्तिगत असफलता हो जाएगी, ना कि शिक्षक, ना ही शिक्षा पद्धति, ना ही पुस्तकें। व्यक्तिगत व्यक्ति जितना जो मेहनत करेगा उतना वो सफल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी कि किसी विद्यार्थी की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञाकारिता। अगर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अगर विद्यार्थी किसी की आज्ञा का, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, समाज में आज्ञाकारी होता है, तो वह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से आबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यानी कि विषय से बाहर का कोई प्रश्न पूछ रहा है, जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे बाहर का कोई प्रश्न अगर पूछ रहा है तो इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है कि उसे आबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, कदापि नहीं। दूसरा दिया है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा दिया है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करना, दंडित भी निगेटिव, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये है डी वाला ऑप्शन बच गया, डी वाला सही हो जाएगा कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी कि उस समय हम कक्षा में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अगर उस समय उत्तर देंगे तो वहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, अतः उसे हम कहेंगे कि हम तुमको कक्षा के बाद इसको बता देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभवता है, यानी सबसे अधिक संभवता क्या होता है एक 12 वर्ष की बच्चे में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी अपने समकक्ष जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनके साथ वो रहकर सीखना ज़्यादा पसंद करता है, उसके लिए वो ज़्यादा उसके मन में बेचैनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है
कह रहा है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है, यानी किसी भी विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ से उनके भाग जाने का कारण क्या हो सकता है। पहला कारण दिया है ये वाला, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव हो सकता है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव हो, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में भी रुचि का अभाव, दंड देना, दंड तो नकारात्मक है। अब इसके बाद से सबसे सटीक और अच्छा आंसर दिया है डी वाला कि समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दयी आवृत्ति, यानी कि कोई भी शिक्षक है अगर उसकी समस्याओं को सुन नहीं रहा है, सुलझा नहीं रहा है, निर्दयतापन का व्यवहार कर रहा है, तो वो बच्चा वहाँ से भाग जाएगा, वहाँ नहीं टिकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन संख्या 13 दिया है कि विद्यार्थियों के श्रम में स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षक अपने श्रम की प्रवृत्ति दिखाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। कि शिक्षक अपना कार्य करेगा तो उससे क्या विद्यार्थियों को कुछ नहीं लाभ होगा। दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि शिक्षक परिश्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा। कोनो मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है कि व्याख्यान करे। व्याख्या देने से क्या होगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम कराने का अवसर देगा। ये वाला आपका विकल्प सही है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा, ताकि श्रम करते रहेंगे विद्यार्थी तो उनके श्रम की स्फूर्ति का विकास अपने आप होता रहेगा। कि खुद से जब कार्य करेंगे विद्यार्थी तो अच्छा उनके श्रम की स्फूर्ति होगी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी गलत है कि विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण नहीं देना है। ठीक, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र है। यानी कि बाल विकास आपका ये दिया है आपका कि बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र है जो, यानी कि कौन सा क्षेत्र है, इसका आंसर देखेंगे तो डी वाला दिया है कि किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरों के सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक के 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता प्रदान करता है। गलत। यह परीक्षा परिणाम में उन्नति करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या है आपका, अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका दिया है कि यह बच्चों को व्यवहार के समझने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि बच्चों के व्यवहार के समझने में ही सहायता प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 16, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति सर्वत्र है के विकास का अर्थ है। यानी कि प्रकृति सर्वत्र है उसके विकास का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अंगीकरण। अंगीकरण जो है इसका मूल्य अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। व्याख्या दिया है आपका कि राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं, लक्ष्य एवं लक्ष्य जिनका आंतरिकरण सीखना या समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती है, अर्थात मानवीय मूल्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता रहता है। इस प्रकार उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 कि अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी, बाल मनोविज्ञान की, गलत। दूसरा है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, यह भी गलत है। तीसरा है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, सॉरी यार, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है।
इन तीनों की ज़रूरत होती है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इन तीनों की ज़रूरत होती है। उपयुक्त में से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विद्यार्थियों में किस स्तर पर, यानी कि विद्यार्थियों में किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य जो बनते हैं वो बाल्यावस्था में बच्चे बनते हैं। बाल्यावस्था में जो है बच्चे अपने सक्रिय वर्ग के समझ ज़्यादा जाते हैं। बाल्यावस्था में कोई भी बच्चा जो होता है वो क्या होता है, अपने समूह का सदस्य बनना पसंद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि मानव चित्रण का संदर्भ है। मानव चित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन दिया है ए अर्थ ग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीकी, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, चित्र खींचना और पद्धति मन के प्रकार अन्वेषण, यानी मन के प्रकार अन्वेषण इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है तो दूसरों के साथ लड़ना जो है, दूसरों के साथ लड़ना जो होता है प्रतिभाशाली होने का वो नहीं है। प्रतिभाशाली होने का साधन नहीं है दूसरों के साथ लड़ना। रखते हैं यार, छुट्टी काट रही है।